हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग। अंग्रेजी में इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक उपकरण है और इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है। और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अपन अगर सप्लाई देते हैं सिंगल फेज की या 3 फेज की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत बल प्रेरित हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या होता है कि जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी, जिसको अपन 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। और ये ट्रांसफार्मर की ये कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग की गई है प्राइमरी, और उसके ऊपर की गई है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी। इसको वीएस से व्यक्त करते हैं या ईएस से व्यक्त करते हैं, और इसको ईपी या वीपी से व्यक्त करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो उसमें करंट प्रवाहित होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, और प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो सेकेंडरी में प्रेरित होगा। इस प्रकार से सेकेंडरी में काटेगा फ्लक्स, तो प्राइमरी वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के फलस्वरूप सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाट यानी वोल्टेज पैदा हो जाएगा। यही सिद्धांत आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत कहलाता है। और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो वाइंडिंगें होती हैं वो आपस में किसी प्रकार से संयुक्त नहीं होती है, और इसमें ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। अब आता है ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना माने बनावट इसकी कैसी होती है? संरचना, तो संरचना में देखिए, ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है। ये मैंने कोर बना दी। ये ट्रांसफार्मर की कोर हो गई। ये कोर लगी हुई है, बहुत सारी कोर है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मिलकर के बनी होती है ट्रांसफार्मर की कोर। बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करके एक आकार बना दिया। और इस ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ये बीच का भाग है वो खुला होता है। इसमें बॉबिन लगा करके प्लास्टिक की पीवीसी इंसुलेशन फंसा करके, और इस पर कॉइल के तार लपेटे जाते हैं। ये मैंने प्राइमरी वाइंडिंग के तार लपेट दिए। यहाँ अपन इसको प्राइमरी वाइंडिंग यानी स्रोत से जोड़ेंगे, स्रोत विद्युत से जोड़ेंगे। सिंगल फेज का है तो 220 या 250 वोल्टेज से इसको जोड़ेंगे एसी से। और एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफार्मर है ना, वो एसी विद्युत भाग पर ही कार्य करता है, डीसी पे नहीं। तो प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट दी, और दूसरी साइड में आप या इसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट देंगे। यहाँ पर आपको सेकेंडरी विद्युत भाग मिलेगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जिसमें अपन विद्युत भागों को जोड़ते हैं, सप्लाई को जोड़ते हैं, इनपुट सप्लाई जोड़ते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग ये कहलाएगी आपकी, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उससे अपन लोड जोड़ते हैं, यानी जो आउटपुट प्राप्त होती है, ये आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। और आउटपुट वोल्टेज आपको सेकेंडरी मिलेगी। इससे अपन लोड को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? लोड से जोड़ती है। ये लोड से जोड़ी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की आपने संरचना देखी, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और कोर पर ही कोर का काम क्या होता है? एक चुंबकीय वल्लेखाओं को रास्ता देती है। ये चुंबकीय वल्लेखाएं इसमें होकर जाएंगी, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें एक पथ वाला चुंबकीय मार्ग बनता है, किसी में 2 का बनता है, किसी में बहुत सारे चुंबकीय रास्ते बनते हैं। तो चुंबकीय रास्तों को, चुंबकीय जो वल्लेखाएं हैं उनको जो रास्ता देती है वो कोरों के द्वारा बनती है। और जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बने और इनकी मोटाई 0.5 mm तक रखी जाती है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया और ट्रांसफार्मर की संरचना, कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। इसके बाद आएगा आपका ट्रांसफार्मर के भाग या ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये मैं भाग बता रहा हूँ। पहला भाग हो गया आपका ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग। पहला कौन सा हो गया? बाइंडिंग होगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होगी। अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। दूसरा जो भाग होता है वो होती है कोर। कोर जो होती है वो चुंबकीय बल्लेखां को रास्ता देती है और ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती है। और कोर का जो आकार होता है वो ई आकृति की भी हो सकती है, आई आकृति की भी हो सकती है, यू आकृति की भी हो सकती है और सी आकृति की भी हो सकती है। ये कोर का आकार हो गया। या एल आकृति की, इसको कौन सी आकृति को बोल देते हैं? एल। और इसमें 2 एल आकृति की सिलिकॉन स्टील की पत्ती लगी हुई है। तीसरा जो भाग होता है ये ट्रांसफार्मर के भाग है आपके। पहला भाग बाइंडिंग हो गया, दूसरा भाग कोर हो गया, तीसरा भाग आपका जो होता है वो है कंटेनर। कौन सा भाग है? कंटेनर। ये सारी असेंबली एक बॉक्स में, लोहे के में बॉक्स में बंद रहती है, उसको बोलते हैं कंटेनर, कंटेनर बोलते हैं। और जो चौथा भाग होता है वो होता है टर्मिनल। कौन सा भाग होता है? टर्मिनल। ये टर्मिनल बोले जाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल। अगर आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के भी 2 होंगे। अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो 3 प्राइमरी वाइंडिंग के हो जाएंगे और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल हो जाएंगे। या सेकेंडरी वाइंडिंग में 4 भी हो सकते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन में। ये कनेक्शन के अनुसार टर्मिनल्स बदल जाते हैं। और देखिए ये ट्रांसफार्मर के आपके भाग हो गए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। अगला भाग क्या है? अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। कि ट्रांसफार्मर है वो काम कैसे करता है, ट्रांसफार्मर वर्किंग। तो अब ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है, कार्य सिद्धांत है या कार्य प्रणाली कह सकते हैं आप उसको, कार्य प्रणाली। तो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग सिस्टम है, कार्य की प्रणाली है, वो कैसी होती है? देखिए ये आपका चित्र तो बनाई है। जब इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल फेज की सप्लाई 250 या 220 वोल्टेज जोड़ते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का प्रवाह होगा और उसमें चुंबकीय बल्लेखाएं बनेंगी। जैसे मैंने दर्ज करके दिखाया है, चुंबकीय बल्लेखाएं बनेंगी और वो चुंबकीय बल्लेखाएं कोरों के द्वारा, कोर क्या है उसके लिए? रास्ता है। तो कोर के द्वारा जो चुंबकीय बल्लेखाएं वो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित होंगी। किसमें होंगी? सेकेंडरी वाइंडिंग में। फ्लक्स का छेदन होगा। फ्लक्स का छेदन होने के फलस्वरूप ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत के परिणाम के फलस्वरूप प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज दी है उसे चुंबकीय बल्लेखाएं प्रेरित होंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में छेदन होगा। उसके फलस्वरूप सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहकबल पैदा हो जाएगा। अब विद्युत वाहकबल ज्यादा पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न है उससे अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज्यादा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगी, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और अगर प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न है वो ज्यादा और सेकेंडरी में आपके टर्न कम है तो वोल्टेज आपकी कम बनेगी, अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है तो स्टेप अप होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यानी वोल्टेज आपको बढ़ाते देगा। और अगर सेकेंडरी में प्राइमरी के अपेक्षा टर्न कम है तो स्टेप डाउन होगा। तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन, यानी आपका जो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज देगा वो कम देगा।
तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया। इसके बाद आते हैं ट्रांसफार्मर के लाभ। तो ट्रांसफार्मर के कौन कौन से लाभ हैं वो हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के जो प्रॉपर्टीज हैं, लाभ हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला लाभ आपका है ट्रांसफार्मर के लाभ। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से लाभ हैं? एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लाभ, पहला लाभ देखिए आपका ट्रांसफार्मर का कि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, इसलिए इसकी देखभाल की जो आवश्यकता है वो कम होती है। ट्रांसफार्मर तो घूमने वाला भाग नहीं है। दूसरा जो लाभ है, ये स्थिर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए इसकी जो दक्षता है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 90 से लेकर के 98% तक होती है। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये इसकी दक्षता हो गई। और दक्षता को आप मीटर से व्यक्त करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो अन्य मशीनों से, अन्य जो एसी के उपकरण हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ये घूमने वाला पार्ट नहीं है, इसलिए इसकी दक्षता उच्च होती है। तीसरा लाभ देखिए आप इसका, तीसरा जो लाभ है वो है कि ये अति उच्च वोल्टेज पर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर उच्च तरीके से काम कर सकता है, जबकि अन्य एसी के उपकरण इस प्रकार से आपके उच्च वोल्टेज पर आसानी से काम नहीं करते हैं। चौथा इसका जो लाभ है वो आपका लाभ है ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को आसानी से कम, यानी स्टेप डाउन कम कर सकते हैं और स्टेप अप बढ़ा भी सकते हैं। ये इसका चौथा लाभ हो गया। और पांचवा जो लाभ है वो ट्रांसफार्मर का जो लाभ अगला है वो है ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो पारेषण लाइन में किया जाता है, यहाँ पर वोल्टेज को ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है या कम करने की होती है। और अगला जो लाभ है वो है ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति पारेषण में जो वोल्टेज ड्रॉप, एक जगह से दूसरी जगह वोल्टेज को आप भेज रही हो और उसमें वोल्टेज का जो लॉस होता है, वोल्टेज वहाँ कम पहुँचती है, तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा आप लगा करके उस वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर एक बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को पूरा किया जा सकता है। ये ट्रांसफार्मर के कुछ लाभ हो गए। विशेष रूप से अच्छा चैप्टर है और इसको पेपरों में ध्यान से पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा है? तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मरों का जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण कितने वर्गों में इसको विभक्त किया गया है वो ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण कहलाता है। तो पहला आपका है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पर? ए क्या है आपका? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। पहला वर्गीकरण है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर को बांटा गया है वो है दो प्रकार से बांट दिया है। कितने प्रकार से बांट दिया है? दो प्रकार से। पहला है आपका स्टेप अप, कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप माने जब वोल्टेज आता है उच्चायक, कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा इसको? उच्चायक, यानी आपकी जो वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है, प्राइमरी में अगर कम आ रही है 220 आ रही है, सेकेंडरी में वो 240 कर रहा है, तो स्टेप अप हो गया उच्चायक ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन का मतलब है जो वोल्टेज को कम करके दे रहा है, प्राइमरी में ज़्यादा आ रही है
और सेकेंडरी में आपको कम दे रहा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हिंदी में इसको अपचायक ट्रांसफार्मर बोलती है। कौन सा? अपचायक ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को डाउन करके दे रहा है, प्राइमरी में जो वोल्टेज आ रही है उसे सेकेंडरी में कम करके दे रहा है। तो उच्चायक जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज को बढ़ा करके देते हैं, स्टेप अप हो गए, और स्टेप डाउन तो वोल्टेज को कम करके देते हैं। अब बढ़ाते कैसे हैं और कम कैसे करते हैं वो जरा देखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न है एनपी वो कम है, और सेकेंडरी में जो टर्न है एनएस वो ज़्यादा है। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा है, तो वो हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है, तो वो हो गया स्टेप डाउन। और प्राइमरी में टर्न कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो वो हो गया स्टेप अप। ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज के आधार पर वर्गीकरण हो गया। इसके बाद आता है कोर की संरचना के आधार पर दूसरा वर्गीकरण किया गया है, वो है कोर की संरचना, कि कोर किस प्रकार की बनी है उसके आधार पर वर्गीकरण है। कोर आपकी किस आकृति की है उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोर तो मैं बता चुका हूँ आपको, कोर कितने प्रकार की होती है। ई टाइप की हो सकती है, आई टाइप की हो सकती है, एल टाइप की हो सकती है, यू टाइप की हो सकती है, या के टाइप की हो सकती है। ये कोरों के आकृति है, उस आकृति के हिसाब से कोर को बनाया जाता है। जैसे मैं बनाऊं, ये एल आकृति की कोर है और दूसरी एल आकृति की कोर है, तो इसमें एक ही रास्ता बनेगा। ये एल आकृति की हो गई, के आकृति की, यू आकृति की, सी आकृति की, ई आकृति की और आई आकृति की। ये दूसरी में कोर बना रहा है, ई आकृति की कोर है, इस प्रकार से बनी होगी। इसमें दो रास्ते हो गए आपका, एक ये रास्ता हो गया और आपका ये रास्ता हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार की आकृति के हिसाब से कोरों की संरचना के हिसाब से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। कोर विभिन्न प्रकार की होती है और कोर का काम होता है चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग में वो प्रेरित हो सके। अब कोर की संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो तीन प्रकार के हैं। कोर की संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के? आपके तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर की आकृति के आधार पर। पहला है आपका शेल प्रकार का। कौन सा है आपका? शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को केवल एक ही रास्ता मिलता है, शेल प्रकार का। दूसरा है आपका बेरिंग प्रकार का, दूसरा आपका कोर प्रकार का, और तीसरा है आपका बेरिंग प्रकार का। तो जो कोर, शेल और बेरिंग प्रकार के तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर का वर्णन कर दिया कोर की संरचना के आधार पर। शेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो ऐसी आकृति का होता है आपका, ई और आई टाइप की कोर होती है उसमें, और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए जो रास्ता बनता है वो आपके दो रास्ते बनते हैं। ये हो गया आपका, देखो एक रास्ता तो ये बन गया आपका और एक रास्ता आपका ये बन गया। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो शेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है कोर की संरचना के आधार पर, उसमें दो चुंबकीय रास्ते बनते हैं। कितने चुंबकीय रास्ते बनते हैं? दो। इस प्रकार से ई और आई टाइप की कोरों का संयोजन इसमें किया जाता है। और दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर है वो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसमें एल आकृति की, कैसी आकृति की आपकी कोर होती है? एल आकृति की। तो इसमें आपका एक ही चुंबकीय रास्ता बनता है, ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया। और जो तीसरा ट्रांसफार्मर का जो प्रकार है वो है बेरिंग प्रकार का। किस प्रकार का? बेरिंग प्रकार का। तो इसमें एक इस प्रकार से आधार होता है और बहुत सारी कोरें इसमें लगी रहती है। आधार एक ही होता है, कोरों की संख्या ज्यादा होती है। कैसी होती है कोरों की संख्या? विशेष प्रकार की कोरों का प्रयोग किया जाता है और बीच में इसमें बाइंडिंग की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी
प्राइमरी और सेकेंडरी। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोरों की संख्या आपकी ज़्यादा होती है। और ये जो ट्रांसफार्मर का प्रकार है वो कोर के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो देखेंगे आप। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर छोटे कार्यों के लिए, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर मध्यम वोल्टेज के लिए, और ज़्यादा उच्च शक्ति वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको ज़्यादा एचटी लाइन पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उनमें विशेष प्रकार की कोरों का शामिल किया जाता है। ये गहरी प्रकार की कोर होती है। यदि ज़्यादा कोरों की संख्या होती है, चुंबकीय बल्ले का भी रास्ता ज़्यादा मिलता है, तो जब ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है या वोल्टेज पर कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और इस प्रकार से कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के हो गए। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण किया गया है वो है आपका फेसों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? फेसों की संख्या के आधार पर। फेसों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके सिंगल फेस और 3 फेस 2 प्रकार के हो गए आपके। फेसों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर अगला कौन सा है? फेसों की संख्या के आधार पर, फेसों की संख्या के आधार पर, फेसों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल फेस यानी एक फेस और न्यूट्रल सिंगल फेस सप्लाई पर काम करने वाला ट्रांसफार्मर, और 3 फेस सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 220 वोल्टेज की सप्लाई 220 या 250 वोल्टेज पर कार्य करने वाले होते हैं। ये भी स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं। और 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 फेज की सप्लाई पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर पर जो लाइट आती है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, और उसका संयोजन भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो आपका प्राइमरी डेल्टा में कनेक्शन होगा और सेकेंडरी स्टार में, जिससे अपन को 3 फेस मिल जाते हैं और एक न्यूट्रल उपलब्ध हो जाता है। आप सिंगल फेस भी चला सकते हैं और 3 फेस भी चला सकते हैं। और जो सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर के लिए 3 फेस ट्रांसफार्मर है वो विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, जहाँ पर 11 किलोवोल्ट की सप्लाई जो आती है उस पर लगे होते हैं। और इसकी जो सप्लाई है उच्च वोल्टेज है। कितनी वोल्टेज पर कार्य करने वाले होते हैं? 11 kV, 66 kV, 220 kV। इन वोल्टेजों पर 3 फेस के ट्रांसफार्मर संयोजित किए जाते हैं, सिंगल फेस के 250 या 250 पर। और इस ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन का तरीका है वो आप स्टार और डेल्टा में कनेक्शन कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन हम बता रहे हैं पहले कि 3 फेस ट्रांसफार्मर में 3 तो प्राइमरी वाइंडिंग होंगी आपकी और 3 होंगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। 3 कौन सी होंगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में A1 और A2, पहली वाइंडिंग B1 और B2, दूसरी वाइंडिंग और C1 और C2, तीसरी वाइंडिंग। इसी प्रकार से ये प्राइमरी भाग हो गया आपका, और ये सेकेंडरी हो गया। जिससे प्राइमरी आप समझ गए, प्राइमरी में सप्लाई जोड़ी जाती है और सेकेंडरी से लोड जोड़ा जाता है। इसी प्रकार इसमें भी आप पहली वाइंडिंग को A1 A2 सेलेक्ट करेंगे, दूसरी वाइंडिंग को B1 और B2 सेलेक्ट करेंगे, तीसरी वाइंडिंग को C1 और C2 सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस प्रकार से संयोजन किया जाता है कि मैं जोड़ूँ इसको, पहले इसको डेल्टा में जोड़ूँ और इसको स्टार में जोड़ूँ। ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं जो अपने घरों में सप्लाई आती है वो डेल्टा और स्टार में संयोजित होते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग को मैं स्टार में जोड़ने का मतलब ये है कि इनकी तीनों वाइंडिंग के एक सिरे A1 B1 C1 मैं एक न्यूट्रल कर दूँ, कॉमन कर दूँ, और इसका एक तार 2 और 3 ये तीनों में अपन R Y B 3 फेस की सप्लाई जोड़ दें। और सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन को प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर मैं डेल्टा में जोड़ूँ
तो A1 से B2 जुड़ जाता है, B1 से C2 जुड़ जाता है और C1 से A2 जुड़ जाता है। तो इसमें ये आपके 3 फेज सप्लाई निकल गई R Y V। ये जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है वो हो गया आपका स्टार, प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी डेल्टा। ये ट्रांसफार्मर टेस्ट लाइन पर प्रयोग किए जाते हैं और वोल्टेज को जहाँ बिजली का उत्पादन केंद्र होता है वहां से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ट्रांसफार्मर के इस प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं। ये हो गया आपका स्टार डेल्टा संयोजन। अब देखे जाए ये ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। ट्रांसमिशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टार और डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। अब आ जाओ साहब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं वो डेल्टा तो इधर होता है और स्टार इधर होता है। तो डेल्टा में आपके 3 तार जोड़े जाते हैं, स्टार में आपके 4 तार निकल जाएंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हो गए। इससे हमको फायदा यह मिलता है कि उपभोक्ता को अगर सप्लाई देनी होती है तो वो सिंगल फेज में यूज कर सकता है, 3 फेज में यूज कर सकता है। घर में सप्लाई लेनी है सिंगल फेज, और जो फैक्ट्री इत्यादि में मोटरों को चलाने के लिए 3 फेज भी ले सकता है। तो उस ट्रांसफार्मर को अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसके कनेक्शन में करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए मैं आपको कर रहा हूँ प्राइमरी को किसमें जोड़ूंगा मैं, स्टार में। ये देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, इसको मैं डेल्टा में जोड़ रहा हूँ। A1 से B2, B1 से C2 और C1 से A2। और ये 3 तार निकल गए आपके, ये होंगे अपने R Y B। ये सपोज करो 11,000 वोल्टेज पर जोड़ दिया अपन ने 11 kV पे, और इसके द्वारा जो आग प्राप्त होगी उसको अपन स्टार में जोड़ेंगे। A1 B1 C1 को कॉमन कर दिया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका R फेस हो गया, ये आपका Y फेस हो गया, ये आपका B फेस हो गया। इसमें 4 तार वाली प्रणाली है। तो आपके आउटपुट में 4 तार निकलेंगे, 3 फेज के RYB और 1 न्यूट्रल का, और ये प्राइमरी जोड़ दी। इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो अपन घरों में सप्लाई, घर में जो सप्लाई लेते हैं जिस ट्रांसफार्मर से, उसके इस प्रकार से कनेक्शन होते हैं। डेल्टा स्टार यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण आ रहा है आपका ट्रांसफार्मर की आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता उसकी कितनी है उसके आधार पर ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण किया गया है। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर आउटपुट क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला ट्रांसफार्मर है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा है, ऑटो, AUTO, ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा है आपको चल रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। और दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो एक ही वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। एक ही वाइंडिंग का कुछ भाग इसमें प्राइमरी का काम करता है और कुछ भाग सेकेंडरी काम करता है। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर लागू इस प्रकार से, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई इसकी। कौन सी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी का तो पूरा भाग हो गया ऐसे आता, और सेकेंडरी वाइंडिंग का ये कुछ अलग भाग हो गया। ये प्राइमरी वाइंडिंग
प्राइमरी वाइंडिंग का भाग ज़्यादा हो गया और आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का भाग कम हो गया, यानी आधा भाग होगा, लेकिन बाइंडिंग एक ही है आपकी। बाइंडिंग कैसी है? एक ही है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा भाग और सेकेंडरी का कुछ अंश कम है, तो वो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाएगा, लेकिन स्टेप डाउन है। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न है वो ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न है, वाइंडिंग तो एक ही है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफर हो गया, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या थोड़ी कम हो गई। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के या सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं, बशर्ते इनमें बाइंडिंग एक ही होती है। ये मैं बता रहा हूँ, वो स्टेप डाउन हो गया। कौन सा हो गया? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। पूरी वाइंडिंग का तो प्राइमरी से जोड़ दी और उसका कुछ अंश सेकेंडरी में है, कुछ टर्न्स लिए, तो स्टेप डाउन हो गया। इसी प्रकार से ये स्टेप अप भी होते हैं। स्टेप अप कैसे होते हैं कि प्राइमरी में तो कुछ टर्न्स लिए और सेकेंडरी में आपके ज़्यादा ले लिए। सेकेंडरी माने लोड से जोड़ा है वो। देखो प्राइमरी के टर्न्स कम हो गए और सेकेंडरी में कितने हो गए? थोड़े ज़्यादा हो गए, तो ये स्टेप अप हो जाएगा। इसमें प्राइमरी के टर्नों की अपेक्षा सेकेंडरी के जो टर्न है वो ज़्यादा है, इसलिए ये स्टेप अप यानी वोल्टेज बढ़ा करके देगा। ये दोनों प्रकार के स्टेप अप और स्टेप डाउन हो गए। ऑटो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार से बना सकते हैं आपको। इसके बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है आपका सीटी और एक आता है आपका पीटी। सीटी का मतलब है आपका करंट ट्रांसफार्मर यानी धारा ट्रांसफार्मर, और पीटी का मतलब ये है पोटेंशियल। कौन सा है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी। सीटी और पीटी जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो नॉर्मली अपने जो विद्युत राशियों को नापने वाले जो मीटर होते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। उच्च वोल्टेज की अगर धारा आपको नापनी है, जैसे 220 kV पर आपको करंट नापना है, तो सामान्य जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो कार्य नहीं करेंगे। तो सीटी के द्वारा वही मीटरों के द्वारा आप उसकी रीडिंग नाप सकते हैं। तो वहाँ पर सीटी के द्वारा, सीटी का संयोजन कैसे होता है? ये ओवरहेड लाइन है, इसमें उच्च वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, इसमें टर्न्स देकर के ये सीटी लगा दी और यहाँ आपका धारा नापनी है और एम्पियर मीटर लगा दिया। तो ये सीटी ट्रांसफार्मर मीटरों के साथ यूज किए जाते हैं, नॉर्मली यूज के लिए नहीं है। और जो पीटी है वो भी उच्च वोल्टेज की लाइन को पीटी लगा दी है और इसके द्वारा अपन वोल्टेज नापते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर धारा नापने वाले मीटर के साथ यूज होगा और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज नापने वाले उच्च वोल्टेज या उच्च धारा नापने के लिए सीटी और पीटी का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। आज का चैप्टर यही खत्म होता है आपका, और ये आज के बाद आप कमर्शियल व्यवसाय ट्रांसफार्मर के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।